नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, रेगुलर बेसिस पर मैं आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कहीं से भी हो। तो हमारी जो नॉर्मल दोनों क्लासेस हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की, वो क्लासेस हम दे सकते हैं। इनका समय देख लीजिए, सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिल रही है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको उनके लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इसके कल शुरू करते हैं, देखते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। चांदी हवा में डैश 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 की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है। चांदी हवा में डैश 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 के उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातु को अपने मूल अस्तित्व में बदलने की प्रवृत्ति है जो कि अयस्क से निकाली गई है। चांदी धातु मुख्य रूप से अपने सल्फाइड अयस्कों जैसे एजेंटाइट से सफ़ेद चमकदार धातु के रूप में निकाली जाती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से मुक्त हवा में अछूता रहता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका रेडियोधर्मी तत्व है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तीसरे उत्तर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, तो आप तो उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। निम्न में से किस पाचन तंत्र में मतलब पाचन अंग में आपका अम्ल होता है। अब तो आपका उत्तर हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पाक जलमद्रु तथा म्यांमार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 6ठा नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रेशम। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम फाइबर मुख्यतः 80% फाइब्राइन से बना होता है, जो कि प्रोटीन प्राकृत और 20 सेरिकन से होता है, जिसे अन्यथा अन्यथा रेशम गम के रूप में भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा,
जो रेशम होता है ये सबसे मजबूत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ए सेवन नंबर है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? प्रकाशीय फिल्टर का आपका उद्देश्य क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। ओजोन जीन ओजोन जीन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उन्हें, ओजोन जो शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, जो यूवी किरणें होती हैं उन्हें। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि यूवी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कथक के। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आपको जो आकाश है कैसा प्रतीत होगा, कैसा दिखाई देगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा काले रंग का। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा, अतः आकाश आपको काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। सन 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनका जन्म लंदन शहर में 1847 में हुआ था। याद रखिएगा कब बनी थी ये, तो 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रम गरीब महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1993 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा 1993 में। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद आपकी कहाँ आयोजित हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले राजगृह, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया है राजगृह, बिहार में की गई थी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन आपका कहाँ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 22 हेक्टेयर में फैली हुई हैं तथा इसकी ऊंचाई आपकी जो
2637 मीटर है। यहाँ तमिलनाडु में स्थित ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर आपका डोडा बेट्टा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2635 मीटर, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिमुक। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर। सातवाहन साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। बौद्ध धर्म भी साथ साथ शासन करते थे। सिमुक सुंग एवं काण्व शक्ति का नायक था। यह दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1907 सूरत। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 में सूरत में गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला है 18 नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है? 18 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 19 नंबर, 19 नंबर है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? जैव उर्वरक निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो अमोनियो में। ठीक है, अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया में जो जैव उर्वरक होते हैं जीवित उर्वरक होते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। ये पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन। शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेलों से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? असम गुवाहाटी में हुआ था, याद रखिएगा। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया था। 2015 में कांस्य पद तथा 2010 में रजत पद जो कि सिंगापुर में जीता था इन्होंने, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 21 नंबर। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कांजीरंगा में। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। यह एक सिंह गेंडे वालों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। और सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों को भूख हड़ताल के दौरान मर गए? तो आपका उत्तर हो जाएगा जतिन दास। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका आइडेंटिटी जतिन दास सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे। चलिए, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आपको उत्तर का CH4। ठीक है, जो ऑप्शन आप यहाँ पे ये दिएगा आपका आइडेंटिटी CH2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस आपकी मीथेन यानी कि CH4 है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस आपकी होती हैं CO2, CH4 और CFC, याद रखिएगा, ये भी आपकी होती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ सकता है। तो लिख 2 मई 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है, किसके अधीन आती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकारी कारिता के, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन आती है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और इसी के साथ जो वाली क्लास है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आप सभी से फिर एक से बात बोल दूँ, ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। जो यूपीपीएड 2023 के परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।